हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 जिसका नाम है पूर्णांक पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए -30/10। यहाँ पर आपको -30 में 10 का भाग देना है, तो मैं वापस लिख लेता हूँ -30 भाजक यहाँ पर 10। अब दोस्तों भाजक के चिन्ह को मैं बटे हुए में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं लिख दूंगा इसको -30/10। अब यहाँ पर देखो 30 जो है माइनस का है। अगर मैं 30 में 10 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, 10 दिया 30। जो 3 आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि ऊपर जो है 30 है माइनस का है यहाँ पर। इस प्रकार आपको आसानी से भाग दे लेना है। अब देखो पहले का बी, 50 भाजक माइनस का 5, यानी कि 50 में भाग देना है आपको -5 का। तो सबसे पहले मैं नीचे उतार लेता हूँ 50 भाजक -5। तो भाजक के चिन्ह को मैं लिखूंगा बटे हुए में यहाँ पर, यानी कि मैं लिख लूँगा इसको 50/-5। अब देखो यहाँ पर नीचे नीचे माइनस है, तो आने वाला जो रिजल्ट है यानी परिणाम है वो माइनस का ही आएगा। यानी कि 50 में 5 का भाग दूंगा तो आएगा 10, और 10 आएगा माइनस का यहाँ पर। तो ये हो गया -10, 50 में -5 का भाग दिया तब। अब देखो पहले का सी, -36 भाजक -9। यहाँ पर -36 में आपको भाग देना है -9 का। तो देखो मैं दे देता हूँ -36 भाजक -9। अब भाजक के चिन्ह को मैं बटे हुए में लिख लूँगा यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा -36/-9। अब देखो ऊपर वाली संख्या भी माइनस की है, नीचे वाली भी माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। और 36 में 9 का भाग दूंगा तो 9 चौका 36। यहाँ पर जो 4 आएंगे वो प्लस का आएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो पहले का डी, -49 भाजक 49, यानी कि -49 में भाग देना है 49 का। तो मैं वापस लिख लेता हूँ इसको एक बार, -49 भाजक 49। तो यहाँ पर जो है भाजक को मैं कन्वर्ट कर दूंगा बटे हुए के अंदर, यानी कि 49/49 लिख सकता हूँ, यानी कि -49/49। देखो ऊपर ऊपर एक संख्या माइनस की है, तो मैं 49 में 49 का भाग दूंगा जाएगा एक बार, लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ऊपर -49 है। तो ये आ गया -1 यहाँ पर। अब चलते हैं देखो पहले के ई की तरफ। देखो 13 भाजक बड़ा ब्रैकेट -2 + 1, ये है यहाँ पर। तो मैं वापस उतार लेता हूँ एक बार इसको, 13 भाजक यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा और -2 प्लस का 1, और ब्रैकेट में वापस क्लोज कर दूंगा इसको मैं। तो सबसे पहले देखो 13 को ऐसे का ऐसा लिखूँ, वापस ये लिख दिया मैंने। 13 भाजक का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया भाजक का चिन्ह। अब ब्रैकेट में सोल्व करो। देखो यहाँ पर -2 है और प्लस का 1 है, -2 में से 1 घटाओ तो यहाँ पर बचेगा -1 मेरे पास। तो ये आ गया -1 बराबर 13 भाजक -1 है, तो मैं इसको बटे में लिख लूँगा 13 बटे -1। अब -1 का भाग 13 में दूंगा तो जाएगा -13 बार। तो ये आ गया -13 यहाँ पर। आसानी से इस प्रकार से आपको भाग दे लेना है। अब चलते हैं पहले के एप की ओर। यहाँ पर देखो 0 भाजक -12 देर का, यानी कि 0 में भाग देना है -12 का। तो मैं लिख लेता हूँ वापस इसको, यानी कि 0 भाजक -12। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा बटे में, यानी कि इसको लिख लूँगा मैं 0 बटावा -12। तो ये लिख लिया 0 बटा -12 यहाँ पर मैंने। अब देखो दोस्तों 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो, या माइनस में हो या प्लस में, 0 ही आता है हमेशा। तो 0 में मैं -12 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 0 मेरे पास। अब देखो पहले का जी, -31 भाजक ब्रैकेट -30 प्लस -1 देर का है। तो देखो इसको जो है भाग देना है आपको। देखो -31 भाजक, यहाँ पर वापस उतार लेंगे इसका, यानी ब्रैकेट -30 प्लस यहाँ क्रॉस टक में -1, और इसको जो ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा वापस। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा, -31 को ऐसा कैसा उतारूँगा मैं, बराबर लगा के -31 भाजक। आपको ऐसे में क्या करना है, ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है। तो देखो -30 में यहाँ पर ऐसे कैसे उतारो, और इधर देखो प्लस और माइनस को मैंने गुणा किया, तो यहाँ पर -1 आ गया वापस, ये -1। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर दूंगा इसको। अब देखो -31 को ऐसा कैसा उतारो, क्योंकि ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करना है। -31 भाजक, यहाँ पर देखो दोनों संख्या माइनस के जुड़ जाएगा, तो -30 और -1 हो गया -31 यहाँ पर। अब देखो भाज्य का चिन्ह है बीच में, तो इसको बटे हुए में लिखूंगा -31
बटे हुए है माइनस के 31। अब देखो दोनों नीचे है और ऊपर माइनस माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 31 में 31 का भाग दूंगा जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। इस प्रकार से जो है आपको आसानी से भाग दे लेना है। अब देखो पहले का यहाँ पर जो है h, इसमें देखो आपको जो है ब्रैकेट में दे रखा है माइनस के 36 भाजक 12 और बाहर वापस भाजक दे रखा है और 3 दे रखा है, तो मैं वापस उतार लेता हूँ एक बार इसको, यानी कि माइनस के 36 भाजक यहाँ पर आ जाएगा 12 और वापस ब्रैकेट में क्लोज करूँगा और बाहर वापस भाजक और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको कहीं पर भी आ जाए ब्रैकेट वालों को पहले सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो माइनस के 36 भाजक 12 दे रखा है, तो मैं ब्रैकेट लिखे यहाँ पे माइनस के 36 बटा 12 लिख लूँगा इसको, तो ये से लिख सकता हूँ ना माइनस का 36 बटा 12। अब भाजक वो ऐसा कैसा आ जाएगा भाजक और 3। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले माइनस के 36 से ऊपर तो 12 का भाग दो, 12 3 36 होता है, लेकिन ऊपर माइनस है केवल, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 12 3 36, ये आ गया माइनस का 3 भाजक, ये आ गया यहाँ पर जो है 3। अब देखो बराबर का चिन्ह, माइनस का 3 भाजक 3 है, तो मैं इसको लिख लूँ बटे में माइनस का 3 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो माइनस के 3 में हम 3 का भाग देंगे यहाँ पर, तो ऊपर माइनस का 3 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 1 यहाँ पर। अब देखो पहले का आई यहाँ पर देखो बड़ा कोष्टक दे रखा है, बड़े कोष्टक में माइनस के 6 + 5 फिर भाजक फिर बड़ा कोष्टक -2 + 1 दे रखा है। तो सबसे पहले वापस उतार लेता हूँ इसको एक बार, देखो बड़ा ब्रैकेट आ गया माइनस के 6 + 5 दे रखे हैं, अब भाजक फिर बड़ा कोष्टक आ गया यहाँ पर माइनस के 2 + 1 और वापस कोष्टक में इसको क्लोज कर दो यहाँ पर। अब देखो इधर वाले कोष्टक को हल करो, देखो माइनस के 6 + 5 यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस के 6 + 5 को मैं हल करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 मेरे पास, ये आ गया माइनस का 1। अब भाजक का चिन्ह, अब भाजक का चिन्ह आ गया। अब देखो इधर जो माइनस के 2 + 1 को हल करो आप, माइनस के 2 + 1 माइनस करो, देंगे कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 1 यहाँ पर। अब जो है इसको बटे हुए में लिखूंगा मैं नीचे, -1 भाजक -1 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 1 बटा 1 माइनस का 1, तो लिख दिया इसको माइनस का 1 बटा माइनस का 1। देखो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 1 में 1 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 1 यहाँ पर। इस प्रकार से जो है पहले प्रश्न को मैंने जो है हल कर लिया है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ये कंडीशन आपको दे रखी है को सत्यापित करना है, ये कंडीशन जो दे रखी है इसको सत्यापित करके बताना है। देखो दूसरे के एक के अंदर संख्या दे रखी है, ए बराबर 12 लेना है, बी बराबर -4 लेना है, सी बराबर 2 लेना है। तो वो कंडीशन में मैं वापस उतार लेता हूँ। देखो ए भाजक कोष्टक बी + सी इज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, कोष्टक ए भाजक बी, यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह लगेगा और ए भाजक जो है सी, ये कंडीशन आपको दे रखी है, इसको आपको जो है सत्यापित करके बताना है वो मान रखकर। तो देखो कौन कौन से मान रखने हैं इसमें, ए बराबर तो आपको 12 रखना है, बी बराबर जो है आपको -4 रखना है और सी बराबर आपको 2 रखने पर। इस कंडीशन में आपको रख के बताना है कि ये सत्यापित होती है या नहीं होती है। तो देखो एक की जगह रख दूंगा मैं 12, तो रख दिया एक की जगह 12, फिर भाजक का चिन्ह है, ये भाजक का चिन्ह लगाओ, कोष्टक तो कोष्टक की जगह कोष्टक, बी की जगह -4 उतार दूंगा, प्लस की जगह प्लस और सी की जगह आ जाएगा 2, वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा और बराबर नहीं है इज नॉट इक्वल लगा दियो यहाँ पर और एक की जगह यहाँ पर वापस 12 रखूँगा, भाजक का चिन्ह है तो भाजक का चिन्ह की जगह भाजक का चिन्ह, बी की जगह -4 और क्लोज करो इसको वापस प्लस। अब देखो वापस कोष्टक आ गया, यहाँ पर एक की जगह 12 रखना है आपको और भाजक का चिन्ह की जगह भाजक का चिन्ह और सी की जगह यहाँ पर 2। ये जो है मैंने उस कंडीशन के अंदर रख दिया है मान ए बी और सी का यहाँ पर। अब करो इसको सोल्व, देखो 12 की जगह 12, भाजक का चिन्ह उतारो, पहले कोष्टक की संख्या को हल करो। देखो यहाँ पर -4 है और प्लस के 2 है, इसको हल करूँगा तो -2 बचेंगे मेरे पास, तो ये लिख दिया मैंने -2। अब जो है बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, यानी कि इज नॉट इक्वल वाला चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। और अब देखो इसको कंडीशन को हल करो, यानी कि मैं भाजक का चिन्ह है तो 12 बटा -4 लिख सकता हूँ इसको, भाजक के चिन्ह को, ये 12 बटा -4 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर इसको 12 भाजक 2 को क्या लिख सकता हूँ 12 बटा 2 लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया 12 बटा 2 यहाँ पर मैंने। अब देखो यहाँ पर आगे जो देखो उसको लिख दूंगा मैं 12 बटावा -2, इसको लिख दिया मैंने 12 बटा, इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं है, ये बराबर नहीं है ये, यानी कि अब देखो 12 के अंदर -4 का भाग दिया था आया -3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा 6, 2 छक्की 12 आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पर 12 में -2 का भाग दिया आ गया -6, इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है किसके,
-3 + 6 को हल करूँगा मैं, 6 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा प्लस का। तो देखो इधर तो -6 है, उधर 3 है, तो बराबर है क्या या नहीं है, बराबर है। तो इसका मतलब ये सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से मैंने इसको सत्यापित कर दिया। अब देखो दूसरे का बी। अब की बार उसी कंडीशन में जो है आपको जो है a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखना है दोस्तों। तो वो कंडीशन वापस उतार लेता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। देखो a भाजक b प्लस c और कोष्टक बंद कर दूंगा, इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, a भाजक b प्लस ये जो प्लस a भाजक c, ये उतार दी मैंने वो कंडीशन। अब इस कंडीशन में किस किस का मान रखना है, देखो क्या मान रखना है, ए का मान जो रखना है आपको वो रखना -10 और बी का जो मान रखना है वो रखना 1 और सी का जो मान रखना है वो भी रखना 1 यहाँ पर रखने पर। तो रख देंगे इसके अंदर, देखो रखो देंगे, देखो एक ही जगह रखो यहाँ पर जो है -10, फिर भाज्य का चिन्ह है, भाज्य का चिन्ह लगा दो, फिर जो है बी की जगह रखो 1 प्लस सी की जगह रख दो 1। अब कोष्टक बंद कर दूंगा, इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, यानी कि कोष्टक एक की जगह रखो -10 भाज्य का चिन्ह और बी की जगह आ जाएगा 1 और यहाँ पर जो है कोष्टक बंद कर दो वापस प्लस का चिन्ह और एक ही जगह रख दो -10 यहाँ पर भाज्य का चिन्ह और सी का मान भी कितना है 1, तो 1 यहाँ पर रख दूंगा मैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो -10 की जगह -10 ही उतारो, अभी पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करो, -10 भाजक और यहाँ पर कोष्टक में देखो 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर उतार दो 2। इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है, चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पर देखो -10/1 लिख सकता हूँ इसको, यानी कि भाजक को मैंने बटे में कन्वर्ट किया यहाँ पर, प्लस और इसको भी क्या लिख सकता हूँ -10/1, तो ये लिख दिया -10/1 यहाँ पर। अब देखो मैं उधर जो -10 भाजक 2 है इसको लिख सकता हूँ -10/2, ये लिख दिया मैंने। इज नॉट इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर नहीं है। -10 में 1 का भाग दिया तो -10 आया, प्लस इधर भी -10 में 1 का भाग दिया तो -10 आया। अब देखो उधर जो है -10 में 2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा -5, इज नॉट इक्वल का चिन्ह आ जाएगा और -10 और -10 को जोड़ूंगा तो आ जाएगी -20 यहाँ पर। अब दोस्तों देखो -5 और -20 बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इसका मतलब ये सत्यापित होता है, अतः ये सत्यापित हुआ। इस प्रकार से लिखकर आपको जो है ये प्रश्न कंप्लीट कर देना है आसानी से, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो तीसरे का ए, 369 भाजक खालिस्तान बराबर 369। देखो यहाँ पर जो है खालिस्तान में क्या आएगा, देखो 369 में हम किसका भाग लगाए, किस संख्या का भाग लगाए कि परिणाम जो है 369 ही आ जाए। देखो यहाँ पर 369 है, उसके अंदर लगाएंगे हम 1 का भाग, यानी कि किसी भी संख्या में आप 1 का भाग लगाओ तो वो की वही परिणाम आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर लगाया 1 का भाग 369 में, तो मेरे पास आ गया 369। अब देखो तीसरे का बी, -75 भाजक खालिस्तान में क्या आएगा यहाँ पर, बराबर -1 आ जाए। तो देखो यहाँ पर जो है -75 में मैं भाग लगाऊंगा +75 का। अगर आप +75 का भाग -75 में लगाओगे तो 75 एकम 75 और ऊपर -75 बचेगा, तो माइनस का चिन्ह ऐसे का ऐसा आ जाएगा 1 के साथ। तो यहाँ पर लगाओ आप 75 का भाग, अगर आप -75 में 75 का भाग लगाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -1 यहाँ पर। अब देखो सी यहाँ पर देखो -206 भाजक खालिस्तान बराबर 1, यानी कि -206 में किसका भाग लगाए कि प्लस का 1 उत्तर आ जाए। तो देखो -206 है यहाँ पर, अगर हम -206 में -206 का ही भाग लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर 1 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। तो देखो मैं लगाऊंगा यहाँ पर खालिस्तान में लिखूंगा -206। अब लगाओ -206 का -206 में भाग तो आ गया ना प्लस का 1 यहाँ पर। तो इस प्रकार से आसानी से हल करना है। अब देखो तीसरे का डी, -87 भाजक खालिस्तान में यहाँ पर क्या आएगा कि बराबर आ जाए 87 के। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो -87 में किसका भाग लगाऊं कि प्लस का 87 आ जाए, यानी कि आपको जो है माइनस को काटना है यहाँ पर। तो हम जो है 1 का अगर भाग लगाए किसी संख्या में तो वो की वही आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं -1 का भाग लगाऊंगा क्योंकि माइनस से माइनस काटना है मेरे को। तो देखो -1 का भाग लगाओ तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 का 87 में भाग देंगे तो 87 यहाँ पर आ जाएंगे, तो आ गया -1। अब देखो ई, पहले खालिस्तान दे रखा है, भाजक 1 का आपको भाग लगाना है कि आपके पास जो है -87 आ जाए। देखो दोस्तों
ऐसी कौन सी वो संख्या है जिसके अंदर जो है 1 का भाग लगाने पर -87 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, -87 ही होगी दोस्तों, क्योंकि अगर हम -87 में अगर 1 का भाग लगाए तो रिजल्ट क्या आएगा, -87 आएगा। तो इस प्रकार से जो आपको खालिस्तान में भर देना है यहाँ पर -87। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर -87। अब देखो एफ, यहाँ पर एफ में जो है खालिस्तान पहले दे रखा है भाजक 48। अब देखो यहाँ पर कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर 48 का भाग लगाने पर -1 आ जाए उत्तर। तो देखो यहाँ पर लूँगा मैं, अगर मैं प्लस का 48 लूँ यहाँ पर तो प्लस का 1 आएगा रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पर माइनस के 48 लूँ तो 48 का मैं 48 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, लेकिन मेरे को लेना पड़ेगा माइनस का 48। यहाँ पर लिखूंगा खालिस्तान में माइनस के 48। अगर आप माइनस के 48 में 48 का भाग लगाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा आपके पास। तो ये आ गया -48 खालिस्तान में। अब देखो जी, यहाँ पर जो है 20 भाजक खालिस्तान दे रखा है बराबर -2, यानी कि 20 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग लगाने पर जो रिजल्ट आएगा -2। देखो मैं लगाऊंगा यहाँ पर -10 का भाग, क्योंकि 20 तो प्लस का है। अगर मैं 10 प्लस के 10 का भाग लगाऊँ इसके अंदर तो माइनस नहीं आएगा पीछे, तो एक संख्या में माइनस होना जरूरी है। तो 20 में प्लस का है तो एक संख्या में लूँगा माइनस की, यानी कि -10 का अगर 20 में भाग लगाओगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -2। तो खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों -10। अब देखो एच, पहले खालिस्तान दे रखा है भाजक 4 बराबर -3, यानी कि खालिस्तान में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसके अंदर 4 का भाग लगाने पर जो है -3 आ जाए दोस्तों। तो देखो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12 आ रहे हैं, लेकिन 12 प्लस का लूँ माइनस का, क्योंकि 4 तो पहले ही प्लस का है और लाना हमें -3 है। तो देखो 12 आपको लेना पड़ेगा माइनस का, तो -12 के अंदर आप 4 का भाग लगाओगे तो आ जाएगी आपके पास रिजल्ट के अंदर -3। तो खालिस्तान में आएगा -12 दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो है संख्याएँ जो है खालिस्तान बढ़ देना है संख्याओं से। अब चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के अंदर। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाजक बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्मक 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाजक -2 बराबर -3 है। दोस्तों ए और बी के रूप में ऐसे युग्म लिखने हैं आपको, ताकि अगर ए में आप बी का भाग लगो तो -3 आ जाए। तो ऐसे ही आपको युग्म लिखने हैं। तो मैं लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पर हल के अंदर। 5 पूर्णांक युग्म ए बी जहाँ ए भाजक बी बराबर -3 है, इस प्रकार है। तो लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो पहला युग्म यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, पहला युग्म ले रहा हूँ यहाँ पर -9 और 3। दोस्तों अगर देखो यहाँ पर अगर मैं -9 के अंदर 3 का भाग लगाऊँ तो 3 तिया 9, यानी कि जो 3 आ रहा है रिजल्ट के अंदर वो माइनस का आ रहा है। तो इस प्रकार का युग्म हुआ ये। तो पहला युग्म तो हो गया ये, यहाँ पर जो है रिजल्ट आ रहा है -3। अब देखो दूसरा युग्म ले रहा हूँ मैं। दूसरे युग्म लिया मैंने 9 और -3। देखो दोस्तों अगर आप इस युग्म की पहली संख्या जो 9 है उसके अंदर -3 का आप भाग लगाओ तो 3 तिया 9, यानी कि -3 है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा। तो दूसरा युग्म हो जाएगा ये। अब देखो तीसरा युग्म लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। तीसरे युग्म में लिखूंगा यहाँ पर मैं 12 -4, यानी कि पहली संख्या जो 12 है उसके अंदर दूसरी संख्या -4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, -4 का भाग लगाओ। 12 में 4 तिया 12, यानी कि -3 आ रहा है। तो तीसरा युग्म जो है ये हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा युग्म बनाता हूँ मैं। देखो चौथा युग्म लिख लो आप यहाँ पर कि यहाँ पर -12 और 4 प्लस का। अगर देखो -12 के अंदर आप 4 का भाग लगाओगे तो भी कितना आएगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो चौथा युग्म हो जाएगा ये यहाँ पर। अब चलते हैं पांचवें युग्म की तरफ। देखो पांचवा युग्म जो आपको लिखना है वो लिखना है, देखो यहाँ पर जो है 15 और -5 दोस्तों। अब देखो पहली संख्या जो 15 है उसके अंदर दूसरी संख्या -5 का आप भाग लगाओगे तो 5 तिया 15, एक संख्या माइनस की है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा यहाँ पर। तो 5 तिया 15 -3। तो ये जो है पांचवा युग यहाँ पर हो गया। इस वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर। देखो दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इस प्रश्न को जो आपको हल करना है। देखो इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपको जो है एक यहाँ पर जो है घड़ी की सहायता ले रहा हूँ। देखो प्रश्न बोल रहा है कि 12 बजे जो तापमान है दोपहर की 12 बजे वो जो है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। ऊपर का मतलब है
ये जो तापमान है दोपहर के अंदर वो प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है 12 बजे। अब जो है दोपहर 12 बजने के बाद जो है जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से तापमान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे जो है रात्रि आ रही है नज़दीक, वैसे वैसे जो है तापमान भी कितना डिग्री घट रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से घट रहा है, यानी कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड वो घट रहा है। अब मान लो आप कि ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से जो तापमान घट रहा है, एक समय ऐसा आया कि ये जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो गया। 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का मतलब है -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अब तापमान। तो वो समय आपको बताना है जब ये जो है तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कि वो कितनी बजे जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तापमान। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर 12 बजने के बाद जो है ये तापमान में गिरावट कितनी आई ये मैं मालूम कर लेता हूँ। ये कैसे मालूम होगी, ये मालूम होगी इनके अंतर से, यानी कि मैं +10 डिग्री सेंटीग्रेड और -8 डिग्री सेंटीग्रेड इनके बीच में कितना टेम्परेचर यानी कितना तापमान का अंतर है, ये जो है मैं ज्ञात यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तापमान में अंतर। देखो यहाँ पर जब 12 बजे +10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और फिर हो गया ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनके बीच में तापमान में अंतर कितना आया ये मैं ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से मैं माइनस करूँगा यहाँ पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। तो निकालो, देखे यहाँ पर लिखो बराबर लगा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उधर जो है माइनस को मैं माइनस से गुणा करूँगा तो हो गया +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, 10 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं जोड़ूंगा तो हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में 18 डिग्री सेंटीग्रेड का जो अंतर हो गया। अब देखो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटने में लगा समय। अब देखो 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है तापमान, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड कितने घंटे में घटेगा, यानी कि 18 के अंदर दे दूंगा मैं 2 का भाग यहाँ पर, तो लगाऊँ 18 के अंदर 2 का भाग, तो 18 में 2 का भाग लगाऊंगा तो दोस्तों 2 9 18, यानी कि 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे के अंदर जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट गया दोस्तों। अब देखो कितनी टाइम बताओ, टाइम कितना हुआ, यानी कि 12 से 9 घंटे जोड़ दो तो 9 बजेंगे, यानी कि अतः 9 बजे रात्रि को तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो गया था। तो 9 बजे आ गया टाइम। अब पूछ रहा है कि आधी रात को तापमान, आधी रात का मतलब 12 बजे, रात को 12 बजे, यानी कि आधी रात को तापमान कितना था, तो गिन लो। देखो 9 बजे तापमान कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 घंटे में -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो देखो कितने घंटे का अंतर है 9 के 12 के बीच में, 3 घंटे का, तो 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो 2 3 6, यानी कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड में से -6 डिग्री सेंटीग्रेड और घटा दो, तो यहाँ पर जो है -8 में से घटाओ -6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो यहाँ पर जो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड में से मैं -6 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दूंगा, तो दोनों को जोड़ो 8 6 हो गए 14, तो यानी कि रात को 12 बजे यानी कि आधी रात को जो तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से आपको आसानी से याद कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है छठे के अंदर कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। देखो दोस्तों सबसे पहले हिसाब कर लेते हैं हम राधिका का। देखो राधिका क्या बोल रही है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। देखो सही उत्तर गुणा, सही उत्तर को अगर मैं गुणा कर दूंगा 3 से, तो जितने भी उसने सही उत्तर किए उनका जो नंबर आ जाएगा, प्लस गलत उत्तर किए उसको गुणा कर दूंगा अगर मैं -2 से, तो जितने भी उसने गलत उत्तर किए उतने जो नंबर कट जाएंगे। अगर मैं सही उत्तर पर प्राप्त अंक और गलत उत्तर पर प्राप्त अंक को जोड़ दूंगा तो जितने भी उसने कुल अंक प्राप्त किए वो आ जाएंगे, यानी कि प्राप्त अंक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यानी कि सही उत्तर गुणा 3 प्लस गलत उत्तर गुणा -2 बराबर प्राप्त अंक, ये फॉर्मूला हो गया इसका। देखो सही उत्तर कितने किए उसने, देखो प्रश्न में दे रखा है 12, मैं अगर 12 को गुणा कर दिया 3 से और गलत उत्तर ज्ञात करने में तो x मान लिया उसको,
गुणा -2 बराबर प्राप्त अंक कितने 20 अंक है। प्राप्त अंक मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो 12 को गुणा किया 3 से, तो जितने भी सही उत्तर पर उसके अंक मिले वो आगे 36, कुल अंक मिले उसको 36 अगर सही उत्तर किए उसने जितने। अब एक्स किए मान लो उसको गलत, तो -2 को एक्स किया -2x बराबर यहाँ पर रख दो 20। अब जो पक्षांतरण कर लूँगा मैं -2x ऐसे ऐसे आ जाएंगे। इधर देखो 20 इधर रहेंगे और 36 प्लस का था उधर, इधर आते माइनस का हो गया 36। अब -2x उतार दूंगा ऊपर उधर, -2x बराबर 20 -36 करूँगा तो यहाँ पर बचेंगे -16 मेरे पास, ये बच गए -16। अब देखो ये जो है -2x के साथ उधर गुणा में जाते भाग में हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा -16, ये -2 जो है आ जाएगा भाग के अंदर। इधर x बराबर माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 16 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 अंटी 16, यानी कि x का मान आया 8 और x माना किसको था हमने, जितने उसने गलत उत्तर किए उसको x माना था। अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत किया, तो ये x का मान आया 8, तो 8 प्रश्न थे जितने भी जो है राधिका ने गलत किए थे। इस प्रकार से इस फॉर्मूलों की सहायता से आपको ज्ञात कर लेना है। अब देखो छठे में दूसरा प्रश्न, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो देखो यहाँ पर लिख लूँगा मैं मोहिनी, देखो मोहिनी का हिसाब किताब यहाँ पर कर लेते हैं हम। देखो वही फॉर्मूला लिखूँगा मैं, यानी कि जितने भी उसने सही उत्तर किए, सही उत्तरों को मैं गुणा करूँगा +3 से। तो देखो सही उत्तर गुणा यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3, प्लस जोड़ दूंगा इसमें जितने भी उसने गलत उत्तर किए। देखो गलत उत्तर गुणा को किससे करूँगा, गलत उत्तर के कट रहे हैं -2 अंक। अब ये दोनों की जोड़ किसके बराबर होगी, जितने भी उसने कुल अंक प्राप्त किए, कुल अंक प्राप्त किए उसने -5, तो इसको इसके बराबर रख दूंगा। अब देखो सही उत्तर किए उसने, देखो प्रश्न में दे रखा 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो 7 को कर दूंगा गुणा कर दूंगा 3 से, और गलत उत्तर तो हमें ज्ञात करना है, तो गलत उत्तर को मान लूँगा मैं x यहाँ पर, ये मान लिया, गुणा -2 से गुणा कर दूंगा इसको, बराबर -5 आ जाएगा, ये आ गया -5। अब देखो 7 को गुणा करो आप 3 से, तो 7 ये 21, अब प्लस का चिन्ह और x को मैं -2 से गुणा करूँगा तो -2x आ जाएगा, बराबर आ गया यहाँ पर -5, ये आ जाएगा -5 यहाँ पर। अब देखो मैं कर दूंगा पक्षांतरण, -2x को इधर ही रहने दो, ये -2x बराबर का चिन्ह लगा दूंगा, -5 पहले से इधर है तो -5 ही रहेगा, वो 21 उधर प्लस का था तो इधर आके हो गया -21। अब देखो यहाँ पर जो है -2x बराबर ये दोनों -5 और -2 दोनों जुड़ जाएंगे तो -26 हो गए। अब देखो -2 उधर गुणा में उधर आते भाग जाएगा भाग के अंदर, x बराबर -26 यानी कि -26 के बटे में आ जाएगा ये -2, ये आ गया -2, गुणा में था उधर, इधर आते भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 26 में 2 का भाग दूंगा तो x बराबर 2 26 के अंदर 2 का भाग तो आएगा यहाँ पर 13 दोस्तों। और x माना क्या था हमने, गलत उत्तर माने थे, यानी कि x बराबर आ गए 13, यानी कि मोहिनी ने जो है 13 गलत उत्तर दिए, यानी कि अतः मोहिनी ने 13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिया। तो इस प्रकार से जो है आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 7, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों उत्थापक जो होता है वो खान के अंदर या कहीं पर भी जो है सामान को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने में काम आता है। तो देखो मैं यहाँ पर जो है 10 मीटर में से यहाँ पर जो है माइनस, यानी कि अंतर करना है ना, तो माइनस कर दूंगा -350 मीटर इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 10 मीटर में से माइनस को गुणा करो तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ये आ गया यहाँ पर +350 मीटर। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 10 और 350 दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगी 360 मीटर। तो देखो उत्थापक ऊपर से नीचे कुल जो है 360 मीटर गया। अब कह रहा है कि 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय, यानी कि उत्थापक 6 मीटर नीचे जा रहा है तो उसको लग रहा है 1 मिनट यहाँ पर, तो देखो 1 मिनट, और कुल दूरी कितना गया वो 360 मीटर नीचे गया, तो 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो 1/6 लिखना है आपको, 1/6 और उसको गुणा कर देना है यहाँ को 360 से,
तो आपको जहाँ पास है कुल समय आ जाएगा। तो 1/6 को गुणा कर दूंगा मैं 360 से। देखो 6 से 360 को काटूंगा मैं, 6 छंग 36, 60 बार कट गया दोस्तों। अब 60 को मैं कर दूंगा 1 से गुणा यहाँ पर, तो 60 मिनट मेरे पास आ जाएंगी। और 60 मिनट का घंटा कितना होता है, 1 घंटा दोस्तों। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 घंटा लगेगा उसको 360 मीटर नीचे जाने में। वेरी सिंपल।